भाषा विज्ञान का ही छात्र रहा दिल्ली विश्वविद्यालय से, वहीं से पूरा पीएचडी तक भाषा विज्ञान में। इस समय भी मैं भाषा विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। आज मुझे आपसे भाषा विज्ञान विषय की बात करनी है। इस विषय में मैं भाषा क्या है, भाषा के अभिलक्षण क्या है, विशेषताएं क्या है, स्वनिम क्या है, भाषा के विभाग क्या है, उन सब पर मैं आज आपसे चर्चा करने वाला हूँ। सबसे पहले वही भाषा, सबसे पहले हमें देखना है कि भाषा क्या होती है। हमारे यहाँ विद्वानों ने पुस्तकों में स्पष्ट किया हुआ है कि भाषा संस्कृत का शब्द है जो कि भाष धातु से बना है। भाष धातु का अर्थ होता है बोलना या कहना। सीधे बात यह है कि भाषा का अर्थ है जो बोला जाए, जो कहा जाए। भाषा चूंकि मानव उच्चारण अवयवों से बोली जाती है, इसलिए हम भाषा विज्ञान में केवल मानवों की भाषा का ही अध्ययन करते हैं। केवल जो भी व्यक्ति समुदाय है, व्यक्ति विशेष का समुदाय है, हम उसी समुदाय की भाषा को यहाँ लेते हैं। हमारे यहाँ जो भाषा का संदर्भ है, कितने सारे लोगों ने, कितने सारे विद्वानों ने, पश्चिम के विद्वानों ने, भारतीय विद्वानों ने भाषा की परिभाषाएं दी है। हमारे यहाँ भाषा के संदर्भ में कहा जाता है कि जो भाषा है वो भाषा मानव उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग परस्पर विचार विनिमय करते हैं। ये परिभाषा आपको भाषा विज्ञान पुस्तक जो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है उस पुस्तक में मिलेगी। ये परिभाषा मैं यहाँ शुरुआत में इसलिए आपको दे रहा हूँ कि इस परिभाषा में जो भी हमारे यहाँ भाषा की जितनी भी परिभाषाएं हैं पाश्चात्य भारतीय, उन सबका निचोड़ इसमें आ जाता है। एक विद्वान है पश्चिम के ब्लॉक एंड ट्रैगर, वो एक परिभाषा देते हैं और अंग्रेजी की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं में से इस परिभाषा में सारा का सारा निचोड़ हो जाता है। A language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates। और यही बात इसमें है। अब इस परिभाषा पर थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। भाषा सचमुच क्या है? भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। अब यादृच्छिक जो शब्द है, अंग्रेजी में एक शब्द है आर्बिट्रेरीनेस, उसके लिए हम अनुवाद हिंदी में करते हैं यादृच्छिक। यादृच्छिक का अर्थ होता है माना हुआ। हमने जो भी कुछ मान लिया है, मेरा नाम रामगोपाल सिंह है, मैं पैदा हुआ, मेरे माँ बाप ने रख दिया, मेरा ही नाम है, आपका नाम है, सभी का नाम है। हमें आसपास जो भी वस्तुएं दिखती हैं, उन वस्तुओं के जितने भी नाम हैं, ये नाम यादृच्छिक है। जिस समाज के नाम है उस समाज ने इन नामों को दिया है और हम उन नामों से जानते हैं। हम हिंदी में पानी कहते हैं, जल भी कहते हैं, नीर भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं, कितने सारे शब्द हम लेते हैं। अंग्रेजी में हम वाटर कहते हैं, हम कितने सारे शब्द अलग अलग भाषाओं में। इसलिए जब हम यादृच्छिकता की बात करते हैं, जिस पर पूरा भाषा का सिद्धांत निर्भर करता है, ये जो यादृच्छिकता है, ये यादृच्छिकता समाज की मानी हुई होती है। समाज मान लेता है और इसके बाद हम उसको लेकर के चलते हैं। कई बार जब हम बाजार में जाते हैं और हमें कोई वस्तु, जब हम उसका नाम नहीं जानते और हम एक बार नाम पूछ लेते हैं इस वस्तु का नाम क्या है, और जैसे हम नाम पूछते हैं हमें नाम पता चल जाता है और उसके बाद हम उस नाम से उस वस्तु को बार बार हम कहते हैं, या जैसे हम नाम लेते हैं वस्तु आ जाती है। जैसे ही है, जैसी वस्तु आती है वस्तु का नाम हो जाता है। दुनिया में जितनी भी चाहे वो जितने भी नाम हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, संकल्पनाएं हैं, जितनी भी चीज हैं, उन सबके कोई ना कोई नाम है। इसलिए ये जो नाम है, इनका वस्तु के साथ जो संबंध होता है वो सारा का सारा यादृच्छिक होता है, माना हुआ होता है। समाज की परंपरा में जब वो वस्तुएं होती हैं तब उनका नाम जो भी रख दिया जाता है, समाज के लोग जो भी नाम रख देते हैं उस नाम से हम उसे जानते हैं। कई बार हमें कितने सारे नाम पश्चिम से, दूसरी भाषाओं से मिल जाते हैं। अब आप कहेंगे कैंसर, अब कैंसर शब्द हमारे पास आ गया। अब उसका हम लोग तो सामान्य समझते हैं कि बीमारी होती है, लेकिन चिकित्सा शास्त्र वाले उसका और भी जो गहन है उस गहन को जानते हैं। इसलिए नाम का जो संदर्भ है वो सारा का सारा यादृच्छिक संदर्भ है। ये परिभाषा कहती है भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है। अब ये जो संरचना है, संरचना का संदर्भ यही है कि जो भाषा है, भाषा में चूंकि हम मानव मुख से भाषा को उच्चरित करते हैं, हमारा मानव समाज, इसलिए जो भी हमारे पास शब्द हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, जो भी कुछ नाम है, वो सब हमारे यहाँ ध्वनिक है। क्योंकि भाषा का संदर्भ मुंह से है, उच्चारण से है, इसलिए हम सारा का सारा ध्वनिक रखते हैं, उच्चारणिक रखते हैं। औच्चारणिक हमारा ये सारा का सारा है। इसलिए हम जैसे ही बोलते हैं तब बोलने में हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, और हमारे जो ध्वनियां हैं, जो भी हमारी, उन ध्वनियों से हम सार्थक इकाई स्वनिम बनाते हैं। स्वनिम जैसे मैंने कहा क, फिर मैं कहूँ ल, दोनों अलग अलग हैं, दोनों का कोई अर्थ नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कल तो एक शब्द बन गया। अब मैं जैसे इनके बीच में आ लगा दूं, मैं कहूँ काल, तो दूसरा शब्द बन गया। जैसे मैं लास्ट में एक आ लगा दूं, मैंने कहा काला, तो तीसरा बन गया।
तीनों के अलग अलग आप नाम कहेंगे, अलग अलग शब्द कहेंगे। इसी तरह से मैंने कहा कल, मैं फिर कहूं मोर लगा दूं, हो गया कलम, तो अगला चला गया। हम इस तरह से जो भी हमारे नाम है, जो भाषा वैज्ञानिक संदर्भ है, इस संदर्भ में हम क्या है, पहले तो हम ध्वनियों के माध्यम से सार्थक इकाई स्वनिम बनाते हैं, जिन्हें हम व्याकरण में या फिर लिखने की जब हम बात करते हैं, लिपि की बात करते हैं, तब हम इसी चीज को वर्ण कहते हैं। ये जो वर्ण है जितने भी भाषा विज्ञान में हम जिन्हें स्वनिम कहते हैं, वही वहां जाकर के सारे वर्ण हो जाते हैं। अब ये वर्ण है या स्वनिम है, जब ये इकट्ठे होते हैं तब हम संरचना शब्द की करते हैं। अब शब्द है जब हम संरचना करते हैं, सीधी बात है कि जब हम शब्द ज्यादा बड़ा बनाएंगे तब हम या तो उसके साथ उपसर्ग जोड़ेंगे, या फिर हम प्रत्यय जोड़ेंगे, या फिर हम सामासिक शब्द बनाएंगे। जो भी संदर्भ है, हमारे यहाँ सारे के सारे जो भी शब्दों के तरीके हैं, ये क्या है, शब्द बनाने की संरचना हो गई, शब्द बनाने की इकाई होगी। अब शब्द हैं, शब्दों को जब हम अगर कोई उनके साथ संबंध जोड़ेंगे, अगर हम कोई संबंध तत्व उनके साथ रखेंगे, तब यह है कि हमें शब्द के साथ कहीं ना कहीं संबंध तत्व रखने पड़ेंगे। और संबंध तत्व भाषा में होते हैं, एक तो जो विभक्तियां हैं आप जानते हैं, कर्ता ने कर्म को कर से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना वगैरह वगैरह, हम उन सबको, जैसे आप कहेंगे राम रावण मोहन आप कहेंगे, या फिर राम रावण मार आप कहेंगे, इनके साथ जैसे लगाएंगे राम ने रावण को, फिर अब वाण भी लाएंगे, वाण से, मार है तो भूतकालिक घटना है मारा। अब कहेंगे ये जितना भी है ने को से वगैरह वगैरह जो भी हैं, ये क्या हैं, ये हमारी विभक्तियां हैं। इसलिए हम इसके माध्यम से संरचना बनाते हैं। संरचना का जो संदर्भ है, हम शब्दों से पहले रूप बनाते हैं। रूपों के लिए या तो हम विभक्तियों का प्रयोग करें, या फिर हम विभक्तियों के साथ जो भी संदर्भ हैं हमारे यहाँ जो भी भाषा में होते हैं, वचन है, लिंग है, कारक है, पुरुष है, काल है, इस सब के हम जब रूप रखते हैं, रूप है जैसे आप कहेंगे वर्तमान काल, आप कहेंगे हिंदी में ता है, ती है, ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर स्त्रीलिंग है तो पढ़ती है, पढ़ती हैं, ये हो गया। अब जैसे कहेंगे भूतकाल में पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जैसे आप भविष्यकाल में जाएंगे तो वहां आ जाएगा एगा, एगी, एगे और एंगी आ जाएगा। आप सीधे कहेंगे पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगी, पढ़ेंगे। अब ये जो सारी की सारी जो संदर्भ हैं, ये सारे के सारे रूपों में आ जाते हैं, और इनके माध्यम से फिर हम वाक्य बनाते हैं। और जब हम वाक्य बनाते हैं तब वाक्य हमारा कौन सा है, क्या वो बिल्कुल सरल वाक्य है, सरल वाक्य भी है तो क्या वो एक केवल करता है, एक क्रिया है, या फिर वो एक करता है, एक कर्म है, एक क्रिया है, या फिर वो एक करता है, एक कर्म है, एक करण है, एक क्रिया है। जितने भी आपके कारक चिन्ह हैं, कर्ता जो भी हैं, उन सबका जब प्रयोग करेंगे किसी एक वाक्य में, आप उसे सरल वाक्य कहेंगे। लेकिन जैसे ही आप मिश्र वाक्य बनाएंगे, मिश्र वाक्य में वही है कि एक आप उसमें रखेंगे शुरुआत में जिसको आप कहेंगे मेन क्लॉज है, जिसे आप प्रधान उपवाक्य कहते हैं, और दूसरा उसके साथ आश्रित उपवाक्य रखेंगे, ये सब है। और जब इसे बनाएंगे तो आश्रित उपवाक्य है, उसके तीन भेद करेंगे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, और आपका बन गया मिश्र वाक्य। अगर आप संयुक्त वाक्य बनाएंगे तब संयुक्त वाक्य में यही है, एकाधिक वाक्यों को आप इकट्ठा कर देंगे। और जब एकाधिक वाक्य इकट्ठे होंगे, कई बार तो हम एक ही संरचना में कई सारे वाक्यों को ले आते हैं। जैसे आप कहेंगे राम मोहन सीता खाना खाते हैं। आप इसमें देखेंगे कि सचमुच ऊपर से वाक्य आपको सरल दिख रहा है, लेकिन इसकी आंतरिक संरचना में तीन तीन वाक्य हैं। राम खाना खाता है, सीता खाना खाती है, मोहन खाना खाता है। तीन दिन आ गए, तीन तीन जो इसके वाक्य के अंदर आ जाएंगे। इसे आप कहेंगे संरचना। भाषा की जो संरचना है वो भाषा के संदर्भ में जितना भी आता है, चाहे वो शब्दों का हो, चाहे वो शब्दों की बड़ी इकाई, उसे आप रूप बनाएंगे यानी संबंध तत्व, अर्थ तत्व दोनों को मिला करके, चाहे फिर आगे जाकर के उसे उपवाक्य बनाएंगे, चाहे आप वाक्य बनाएंगे, चाहे फिर आप प्रोक्ति कहेंगे। लेकिन ये जितनी भी संरचनाएं हैं, ये सारी की सारी सार्थक होती हैं, अर्थ इनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। इसलिए भाषा हमारी जो कहती है कि भाषा है क्या, यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। इसलिए हम संरचना के माध्यम से जो भी संरचना करते हैं, वो संरचना हमारी समाज सापेक्ष होती है। जिस समाज में हम रहते हैं, अगर हम हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी भाषी समाज वो हिंदी को कैसे इस्तेमाल करता है, अगर हम गुजराती बोल रहे हैं तो गुजराती भाषी समाज उसमें जो गुजराती है वो गुजराती कौन सी मानक है, अगर हम अंग्रेजी कह रहे हैं तो अंग्रेजी भाषी समाज उसमें अंग्रेजी कौन सी मानक है, उसका क्या व्याकरण है, जो भी उसका व्याकरण सम्मत आप कहेंगे, हम उसके माध्यम से ये सारा का सारा, इसे हम संरचना कहते हैं। अब परिभाषा फिर कहती है कि भाषा एक यानी भाषा जो है यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज विशेष के लोग, अब समाज विशेष कहेंगे, समाज विशेष कौन सा, मानव समाज विशेष, और कोई समाज, मैंने शुरुआत में कहा कि हम जब भाषा में अध्ययन करते हैं केवल मानव समाज की भाषा का अध्ययन करते हैं, हम इसमें दूसरी किसी भाषा का अध्ययन करते नहीं है। इसलिए समाज विशेष के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान करते हैं, परस्पर विचारों का आदान प्रदान मानव समाज के लोग हैं। इसलिए भाषा का जो संदर्भ है इसमें क्या है कि भूमिकाओं की परिवर्तनीयता होती है, वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है,
दोबारा फिर श्रोता जब बोलता है तब वक्ता बन जाता है, और जो वक्ता है वो श्रोता बन जाता है। इसलिए जो भी है भूमिकाएं हैं, भूमिकाएं बदलती रहती हैं। यानी अगर कोई एक व्यक्ति सड़क पे चलते चलते अनर्गल कुछ कहे, अब उसमें भाषा तो होगी लेकिन भाषा की भूमिका नहीं हो रही, इसलिए सामान्यतः आप उस व्यक्ति को कहते हैं पागल है। इसलिए भाषा का जो संदर्भ है, भाषा का संदर्भ चूंकि सार्थक है, समाज सापेक्ष है, इसलिए हम इसी संदर्भ में लेते हैं। इसलिए जो भाषा की परिभाषा है, भाषा की परिभाषा तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भाषा जो भी है उसमें प्रतीक हैं। अब प्रतीकों का जो संदर्भ है कैसा है, प्रतीक ध्वनि प्रतीक भी हो सकते हैं, प्रतीक लिपि प्रतीक भी हो सकते हैं। अगर मैं कहूं पानी तो आपके दिमाग में बात आएगी जो द्रव होता है, जो पिया जाता है पानी। अगर मैं कहूं साफ पानी तो आप समझ जाएंगे, अगर मैं कहूं गंदा पानी। इसलिए जब शब्द आते हैं तब शब्दों के जो संदर्भ में जो प्रतीक हैं हमारे दिमाग में, अगर शब्द हैं, अगर हम शब्दों को जानते हैं, अगर शब्द और अर्थ दोनों को जानते हैं, तब ये है हम भाषा से परिचित होते हैं। अगर कोई हमारे पास शब्द ऐसा आ जाता है जिस शब्द से हमारा परिचय नहीं होता, इससे पहले हमने कभी नहीं सुना होता, तब यह है या तो हम उसका किसी से अर्थ पूछते हैं, या फिर हम किसी शब्दकोश में देखते हैं, या फिर हम कभी संदर्भ के आधार पर उस शब्द के अर्थ का अनुमान लगाते हैं कि ये जो शब्द है इस शब्द का अर्थ आखिर क्या होगा। और एक बार जब हमें समझ आ जाता है या कोई बता देता है या हम शब्द को देख लेते हैं, उसके बाद दोबारा हमें अगर भूल जाते हैं तो दोबारा देखते हैं, नहीं धीमे धीमे हमारे मानसिक कोश में वो शब्द आ जाता है। इसलिए प्रतीक जो भी कुछ भाषा में बोला जाता है वो हमारे कानों के माध्यम से मस्तिष्क पर जाकर के जो भी है वो कहीं ना कहीं उसकी छटा उभरती है, और वहाँ जो हमारे यहाँ जिस वस्तु के लिए हमारे पास वो शब्द है, जिस भाषा का, हिंदी का है तो हिंदी का, अंग्रेजी का अंग्रेजी का, गुजराती का गुजराती का, जिस भाषा के भी अगर हम जानते हैं तो तुरंत हम उसका अर्थ ग्राह्य कर लेते हैं, अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम नहीं जानते तो हमारे मस्तिष्क में कोई भी प्रतीक उभरता नहीं है। तब यह है कि उस शब्द से हमें नहीं पता। अभी मैं जैसे ही कहूँ बड़क्कम, आप कहेंगे कुछ भी नहीं उभरा, लेकिन अगर आप में से कोई दक्षिण भारत का व्यक्ति है उसके दिमाग में जरूर भर गया होगा। लेकिन अगर मैं कहूं बड़क्कम, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये वड़क्कम है, ये वड़क्कम कहीं ना कहीं नमस्कार की ही कोई ना कोई नमस्कार है, नमस्कार का कोई ना कोई तरीका है। इसलिए कई बार हमारे जो भी भाषा के संदर्भ हैं, इन भाषा की जो भूमिकाएं हैं, इन भाषा की भूमिका में हमारे यहाँ मौखिक तो है, लेकिन जो हमारी आंगिक चेष्टाएं हैं, ये आंगिक चेष्टाएं भी कई बार अर्थ निर्णय में सार्थक भूमिकाएं निभाती हैं। कई बार जो श्रोता है जो भी है वो अर्थ को कई बार ज़्यादा नहीं तो समझ तो जाता है। अब कई बार फिल्म देखते होंगे, फिल्मों में भी कई बार आप ना अपनी भाषा की फिल्म तो देखते हैं, अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन आप अंग्रेजी की किसी फिल्म को देखने के लिए पिक्चर हॉल में चले जाएं, अपने घर में देखें, तब यह है कि बेशक आप एक शब्द नहीं समझते, बेशक अंग्रेजी की देखें, रशियन की देखें, फ्रेंच की देखें, लेकिन उसमें जो भी भूमिकाएं हैं, जो भी पात्र जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वो सारा का सारा व्यवहार चूंकि होता है सामाजिक, इसलिए भाषा बिल्कुल भी नहीं आने के बावजूद भी फिल्म अगर 3 घंटे की है, फिल्म के बारे में आप 6 घंटे बात करते हैं। सीधी बात यह है कि हमारे यहाँ जो आंगिक अभिव्यक्ति है, समाज की जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं थोड़ा भिन्न होगा। कुछ तरीके हमारे जो सांस्कृतिक, सामाजिक या परंपरा या रीति नीति के तरीके होते हैं उनमें थोड़ी बहुत विविधता होती है, बाकी तो हमारी जो सामाजिक जो भी संवेदनाएं हैं वो संवेदनाएं सारी की सारी एक जैसी होती हैं। इसलिए हम भाषा का जो संदर्भ है, अगर उस भाषा को व्यक्ति व्यवहार करें तो कई बार हमें पता चल जाता है कि लोग, अगर हम भाषा नहीं भी जानते तो वो क्या प्यार से बात कर रहे हैं, क्या गुस्से से बात कर रहे हैं, या फिर किस तरह की जिरह चल रही है, उसके बारे में कहने के अनुमान तो हो ही जाता है। एक तो संदर्भ ये है, भाषा का जो संदर्भ है, ध्वनियों का संदर्भ है कि हमें जो भी कान के माध्यम से सुनाई देता है और हम दिमाग में जा करके जो भी है उसके प्रतीक उभरते हैं, उनको हम ध्वनि प्रतीक कहते हैं। दूसरे हमारे वर्ण प्रतीक हैं। जब हम भाषा को लेखन में ले आते हैं, लेखन में जब हमने उनके लिए वर्ण बना लिए, हमने ध्वनियों के लिए जब हमने वर्ण बना लिए, लेटर्स बना लिए, तो स्पेलिंग हमने जो भी है उनकी रख दी, तब यह है कि हम उन्हें चक्षुग्राह्य कर लेते हैं। आंख से हम पढ़ लेंगे और जो वही काम जो भाषा में सुनने में कान करते हैं वही काम हमारे नेत्र करने लगते हैं, और उसके बाद जो हमारे दिमाग में प्रतीक उभरता है वो नेत्रों के माध्यम से प्रतीक उभरता है। इसलिए भाषा का जो संदर्भ है वो भाषा के संदर्भ में ये दोनों परंपरित संदर्भ हैं। आजकल कई सारे संदर्भ उभरे हैं। अब तो चूंकि यांत्रिक युग है, यंत्रों के माध्यम से ध्वनि, आप कहेंगे कितना सारा रिकॉर्डिंग वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हालांकि उसके लिए कहीं ना कहीं हमें यंत्र चाहिए, वो यंत्र में प्रतीक वही है, वही सारा का सारा होगा, बाकी हम कर नहीं सकते। अब भाषा का जो परिभाषा का संदर्भ स्पष्ट होता है, इसके बाद मुझे थोड़ी सी भाषा के संदर्भ में बात करनी होगी। हमारे यहाँ भाषा विज्ञान की पुस्तकों में, आपके यहाँ क्लास में भी कई बार हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो एक विषय ऐसा होता है जिस पर हमारे विद्यार्थी कई बार बहुत परेशान होते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि अगर वहाँ भाषा के अभिलक्षण पूछ लिए हैं या भाषा की विशेषताएं पूछ ली हैं तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक ही हैं। और कई बार हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल है कि हमारे यहाँ कई बार ये भी दिक्कत होती है कि कई बार
बता भी गलत दिया जाता है। कई बार विद्यार्थी किताबें ना पढ़ करके कई बार गाइडें पढ़ लेते हैं, और वो भी गाइडें लिखने वाले ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भाषा विज्ञान का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता। मैं आपसे बिल्कुल यहाँ एक बात कहूँ कि जो भाषा विज्ञान है, ये भाषा विज्ञान सचमुच हमारा अपना नहीं है। हमने इस भाषा विज्ञान को पश्चिम से उधार लिया है। हमारी जो परंपरा है वो हमारी परंपरा व्याकरण की है, और हमारी परंपरा व्याकरण की ऐसी परंपरा है कि जिस पर पूरा विश्व कहीं ना कहीं हमारे व्याकरण पर फिदा है। हमारे यहाँ पाणिनि का जो संदर्भ यहाँ से चलता है वहाँ से लेकर के, लेकिन भाषा विज्ञान का संदर्भ है, ये संदर्भ हमने पश्चिम से उधार लिया है। इसलिए हमें भाषा विज्ञान के संदर्भ में जब संकल्पनाएं थोड़ी सी धूमिल होती हैं, तब हमें कहीं ना कहीं भाषा विज्ञान का जो संदर्भ है थोड़ा सा पश्चिम से, अंग्रेजी के माध्यम से हमें कहीं ना कहीं उसे स्पष्ट करना पड़ता है। इसलिए हमारे यहाँ जो परंपरा विकसित हुई है भाषा विज्ञान की, ये हमने पश्चिम से विकसित की है। अब जैसे ही आप कहेंगे कि भाषा के अभिलक्षण क्या हैं, अभिलक्षण तो सचमुच क्या है, प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी हैं। और अगर आप कहेंगे विशेषताएं क्या हैं, विशेषताएं कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप कहेंगे ये क्या है, लक्षण हैं, लक्षण हैं, ये बिल्कुल अलग चीज है। अभिलक्षण पूरी दुनिया की सारी भाषाओं के एक होंगे, सारी भाषाओं के, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कोई भी भाषा हो, कैसी भाषा हो, चाहे वो आप कहेंगे जो कई बार लिपि में आप ले जाते हैं कि वो दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है, ऊपर से नीचे लिखी जाती है, कोई मतलब नहीं। यहाँ तो क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज सारी भाषाओं की एक ही होंगी। लेकिन अगर आप विशेषताएं कहेंगे तो विशेषताएं हर एक, जैसे व्यक्ति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उसके व्यक्तित्व से संबंधित होती हैं, उसी तरह से भाषा जिस समाज की होती है, उस समाज की चीजें उस भाषा के साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए अगर आप विशेषता कहेंगे तो विशेषताएं हैं किसी भाषा विशेष की हैं, लेकिन अभिलक्षण हैं, अभिलक्षण पूरी दुनिया की सारी भाषाओं पर समान रूप से लागू होते हैं। इसलिए हमें यहाँ सबसे पहले ये समझना चाहिए कि अभिलक्षण हैं, प्रॉपर्टी हैं, ये प्रॉपर्टी यूनिवर्सल है। आप कहेंगे कि ये पूरा सार्वदेशिक है, सारी भाषाओं पर समान रूप से एक जैसे लागू होते हैं। मैंने कहा विशेषताएं हैं, विशेषताएं हर एक व्यक्ति की जैसी अपनी होती हैं, ऐसे ही हर एक भाषा की अपनी होती हैं। आप कह सकते हैं हर एक भाषा का जो संदर्भ है, उस संदर्भ की उसकी कहीं ना कहीं अभिलक्षण कहेंगे। तो हमारे यहाँ एक पश्चिम में विद्वान हुए हैं हॉकिट, इन हॉकिट ने केवल 7 अभिलक्षण दिए हैं, और ये जो 7 अभिलक्षण हैं, ये 7 अभिलक्षण ही आज तक पूरी दुनिया में सारी भाषाओं के लिए 7 अभिलक्षण ही माने जाते हैं। अभी तक कोई भी 8वां अभिलक्षण पैदा नहीं हुआ। अगर आप कुछ भाषा विज्ञान की किताबें उठाएंगे तो उनमें जरूर लोग 9वां, 10वां, 11वां, 12वां और कई बार तो 13-13 अभिलक्षण दे जाते हैं। लेकिन जब आप 7 के बाद के अभिलक्षणों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं पहले का कोई ना कोई अभिलक्षण है, उसका कहीं ना कहीं उसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। हम जब विशेषताओं की बात करेंगे तो विशेषताओं में कुछ भी कह सकते हैं। आप कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति है। अब ये विशेषता हो सकती है, अभिलक्षण नहीं हो सकता। अभिलक्षण इसलिए नहीं हो सकता कि जरूरी नहीं कि पिता की जो भाषा है वही बच्चा सीखे, उसे कोई भाषा नहीं सीख पाए, वो ऐसा हो नहीं सकता। कोई भी अगर मेहनत करे तो वो जितनी ज्यादा मेहनत करेगा उतनी भाषा सीख सकता है। इसलिए भाषा का ये अभिलक्षण नहीं हुआ, पैतृक संपत्ति है। आप कहेंगे परंपरा का संदर्भ कहेंगे, बेशक भाषा परंपरा में आगे बहती हो, लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के साथ जोड़ते हैं तब परंपरा का कोई मतलब नहीं। एक व्यक्ति को पैदा होते हुए ही अगर भेज दिया जाए कहीं दूसरी भाषाभाषी क्षेत्र में तो वो बिल्कुल उसी तरह से व्यवहार करेगा। अभी आपने थोड़े दिन पहले ही, मुश्किल से 2 हफ्ते पहले ही एक समाचार पढ़ा होगा गुजराती के समाचार पत्रों में, तो इसको बहुत ज़्यादा छापा गया कि रूस की एक महिला ने अपनी बच्ची को, जहां उसका जो कुत्ता था उस कुत्ते के साथ पैदा होने के साथ ही रखा, उसको कपड़े भी 3 साल तक नहीं दिए, लेकिन वो बच्ची है जैसे कुत्ता चलता था वैसे ही चलती थी, कुत्ता जैसे भौंकता था वैसे ही भौंकती थी। बिल्कुल ये 1 हफ्ते पहले की घटना है। इसलिए भाषा का जो संदर्भ है, भाषा का संदर्भ तो समाज से है। हम जैसे हमारी मातृभाषा होती है, हर एक की मातृभाषा सीखने के लिए हमें किसी स्कूल में नहीं जाना होता। हमें तो क्या है, हमारा जो भी परिवेश होता है, मातृभाषा में केवल माँ की भाषा का मतलब नहीं है, क्योंकि जिनकी माँ पैदा होते ही नहीं रहती, क्या उनकी मातृभाषा नहीं होती? मातृभाषा का मतलब होता है परिवेश की भाषा। हमारा जो परिवेश की भाषा है, यानी हमारा बच्चा जहाँ पल रहा है, पैदा होने के बाद उस परिवेश में जो भी वस्तुएं बच्चे के पास आती हैं, चाहे वो दूध हो या खिलौना हो, और चीज हो, जो भी है, या फिर जो आवेग हैं या जो भी भावावेश हैं, उनकी जो अभिव्यक्ति होती है, हंसना है और है, मुस्काना है और सब है, ये सब सारे के सारे ये जिस भाषा के माध्यम से बच्चे के कान में जाते हैं, वो जो उसकी भाषा है वो उसकी मातृभाषा हो जाती है। इसलिए मातृभाषा का संदर्भ है, और मातृभाषा का जो संदर्भ होता है वो ऐसा संदर्भ होता है, हम किसी भाषा को कितनी मेहनत से सीख लें, लेकिन उसमें कई बार हम अगर उस भाषा का उपयोग न करें तो वो भाषा धीमे धीमे
धीमे धीमे खत्म हो जाती है। अगर आप रसियन सीख लें, अच्छी तरह सीख लें, लेकिन अब 5-6 साल प्रयोग ना करें, व्यवहार ना करें, रसियन पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, आपको दोबारा से सीखनी पड़ेगी। लेकिन एक बार मातृभाषा, बेशक आप 5 साल तक मातृभाषा क्षेत्र में रहे हों और उसके बाद बेशक आप 50 साल अमेरिका चले जाएं, बेशक मातृभाषा का व्यवहार न करें, लेकिन 50 साल के बाद भी अपने क्षेत्र में लौटेंगे, तब भी आप मातृभाषा का धड़ल्ले से प्रयोग करेंगे। अब इसमें बात यह होगी कि जो शब्द संरचना है, जो भी संरचना, जो भी कुछ भाषागत होगी, वो वही होगी जो आपने उस समय सीखी है, उससे आप आगे बढ़ नहीं सकते। इसलिए जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं सारी की सारी एक भाषा के संदर्भ में। अगर आप कहेंगे कि हिंदी इधर से इधर लिखी जाती है, आप कहेंगे कि उर्दू है या अरबी फारसी तुर्की इधर से इधर लिखी जाती है, आप कहेंगे चाइनीज जापानी ऊपर से नीचे लिखी जाती है, आप कहेंगे किसी की लिपि कैसी है, किसी की अक्षरिक है, किसी की चित्र है, अब ये कहेंगे ये क्या है, ये अभिलक्षण नहीं है, ये भाषा की विशेषताएं, किसी भी भाषा के साथ ये जुड़े हुए। अभिलक्षण जो हैं वो अभिलक्षण केवल 7 हैं। इन अभिलक्षणों के बारे में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा भ्रम हमारे यहाँ छात्रों में, अध्यापकों में है, इसलिए इसकी हम थोड़ी सी यहाँ बात कर लें, थोड़ा सा इसमें समय दे करके फिर हम भाषा की जो संरचनागत भाषा का पहलू है उस संरचनागत पहलू पर बात करें। इन अभिलक्षणों की बात करने के लिए मैं ब्लैक बोर्ड का थोड़ा इस्तेमाल करूंगा। ब्लैक बोर्ड पर हम चलते हैं। मैं जिन अभिलक्षणों की बात कर रहा था, ये अभिलक्षण 7 के 7 अभिलक्षण, और ये जो अभिलक्षण हैं ये सारे के सारे मैंने कहा हॉकेट विद्वान है, पश्चिम के हॉकेट विद्वान ने दिए। आप कहेंगे यादृच्छिकता, जिसकी बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं। भाषा में जो भी कुछ होता है वो क्या है, समाज का माना हुआ होता है, समाज के माध्यम से होता है, इसे यादृच्छिकता है। यादृच्छिकता, आप कहेंगे कि हिंदी में राम ने ही क्यों आता है ना, या आप कहेंगे वहां है, अगर आप संस्कृत में कहेंगे तो वह राम है, राम, आप कहेंगे यहाँ राम ने है। आप जहां भी जो संदर्भ लेंगे, अगर आप अंग्रेजी में जाएंगे तो अंग्रेजी वहां बिल्कुल न्यूट्रल है, वहां कहेंगे शून्य प्रत्यय नहीं, ये क्या, ये अगर एक भाषा का तरीका है। आप कहेंगे वहां एस है अंग्रेजी में, एस या ईएस है, लेकिन आप हिंदी में कहेंगे तो हिंदी में अपने वचन के रूप हैं। ये सब क्या है, ये सब यादृच्छिक में आते हैं। आप कहेंगे कि आप वहां ए लिखते हैं या अ लिखते हैं, ये क्या है, ये सब यादृच्छिक है, भाषा के साथ जुड़ा हुआ है, भाषा के समाज के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप जब सृजनात्मक, ये मैंने जैसे यादृच्छिक कहा, पूरी दुनिया की भाषाओं में जो भी संदर्भ है, भाषा कोई भी हो, वहां जो सिद्धांत लागू होता है वो सिद्धांत शब्द और अर्थ का जो भी संदर्भ है वो यादृच्छिकता के साथ जुड़ा हुआ है, मनमानेपन के साथ जुड़ा हुआ है, समाज ने मान लिया, समाज विशेष ने मान लिया उसके साथ। जैसे हम सृजनात्मकता की बात करते हैं, तब सृजनात्मकता क्या है, वही सृजनात्मकता कि जो भी वहां कुछ है, किस तरह का, ध्वनि है, शब्द बनेगा, शब्द है, हम रूप बनाएंगे, पद बनाएंगे, पद के बाद में हम और बड़ा फ्रेज बनाएंगे, पदबंध बनाएंगे, उपवाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, और वाक्य के बाद में फिर ये है कि हम पैराग्राफ बनाएंगे, पैराग्राफ के बाद हम पूरा चैप्टर बनाएंगे, अध्याय बनाएंगे, अध्याय के बाद हम पूरी पुस्तक बनाएंगे, पुस्तक है अगर हम उसके कई खंड कर दें तो वो कई सारे खंड हो जाएंगे। ये क्या है, ये सारा हम सृजन है। बेशक हमारे पास जो भी हमारे पास स्वर और व्यंजन होते हैं बेशक सीमित होंगे, लेकिन हम उसके माध्यम से इतना असीमित, इतना महासागर भर के लिख सकते हैं कि वो कभी खत्म होने वाले नहीं। इसलिए ये जो सृजनात्मकता है, ये जो है, ये सारा का सारा जो क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी हर एक भाषा में, पूरी दुनिया की भाषाओं में एक जैसी होती है। ये जो संरचना है, ये संरचना क्या है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर है, कैसे ध्वनियां होती हैं, ध्वनियों में से अर्थवान इकाई को हम कैसे रखते हैं, उनको हम स्वनिम कहते हैं, स्वनिम के लिए कैसे हम वर्ण रखते हैं, लेखिम इकाई रखते हैं, और उसके बाद कैसे उनको सारा का सारा जो संदर्भ है कैसे कैसे है उसको हम सारा का सारा ढालते हैं, और सीधे वही शब्द, उसके बाद पद है, जो भी हम हैं पूरी की पूरी संरचना डालते हैं। ये संरचना है। ये सचमुच किसका है, हमारे यहाँ जो व्याकरण होता है ये व्याकरण पर पूरा लागू होता है। ये जो अनुकरणशीलता है, चौथा, अनुकरणशीलता में जो भी भाषा है वो अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। आप कहेंगे सौंफ, हिंदी में सौंफ, फिर जैसे ही कोई बच्चा गुजराती कहेगा सौंफ एटले वरियाड़ी, और उसके बाद वो 2-3 बार कहेगा और आ जाएगा। जब भी आप शब्दों को सीखते हैं तब यही होता है। आप कहेंगे टेबल, टेबल, टेबल एटले मेज, आप कहेंगे कि टेबल अर्थात मेज, आप जो भी शब्द कहेंगे, चेयर अर्थात कुर्सी। इसलिए ये क्या है, अनुकरण। हम कहीं ना कहीं अनुकरण के माध्यम से हमारी जो अपनी भाषा है, चाहे मातृभाषा हो या सीखी हुई भाषा हो, हम उसके माध्यम से किसी भी दुनिया की भाषा को सीख सकते हैं। ये सब है अनुकरण के माध्यम से। और वैसे भी भाषा विज्ञान में जो भी नियम है, प्रकृति का भी ये भी नियम है कि अनुकरण के माध्यम से व्यक्ति सीखता है। जो भी कुछ अनुकरण है, और जिन्हें आप संस्कार कहते हैं, वो भी संस्कार सारे अनुकरण के माध्यम से आते हैं। और ये जो अनुकरण है ये समाज सापेक्ष होते हैं, और समाज सापेक्ष है, इसलिए हमें सीखना पड़ता है कि हमारे यहाँ क्या है, दूसरी भाषा के यहाँ क्या है, फर्क क्या है। ये अनुकरण के माध्यम से भाषा में भी यही सिद्धांत चलता है। ये जो विविक्तता या बहुघटकता की बात है, अब हम कोई भी शब्द लेंगे, हम कहें बंदर, अब आप बंदर शब्द लेंगे, अब सीधी बात है कि बंदर शब्द है, आप कहेंगे ब है, फिर आधा न है, फिर द है, फिर र है। आप फिर कहेंगे तो हिंदी में जो भी कुछ वर्ण हैं, आप कहेंगे कि ब है वो व्यंजन है। अब व्यंजन में भी आप कहेंगे, ब में कहेंगे तो ब है, अगर नीचे हलंत लगाएंगे तो उसके बाद अ हो जाएगा। अब जैसे ही ब कहेंगे तो आपने ये कहा कि ये ब है,
लेकिन लिखने में क्या कहेंगे, लिखने में यही है, ये ब प्लस आप कहेंगे इसे ये आ है। अब इतना सारा, इसलिए ये इससे बन गया। ये सारे के सारे ये हैं कि ये सारे के सारे जितने भी चलते हैं बहुघटकता, यानी भाषा में ध्वनि है, ध्वनियों से स्वनिम बन रहे हैं, स्वनिमों से आप शब्द बना रहे हैं, शब्दों से रूप बना रहे हैं, रूपों से फिर आप कहीं पदबंध बना रहे हैं, पदबंध से उपवाक्य बना रहे हैं, उपवाक्यों से वाक्य बना रहे हैं, वाक्यों से प्रोक्ति कर रहे हैं, और लेकिन उनके साथ कहीं अर्थ शामिल है। ये सारे के सारे घटक एक साथ चलते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, कोई आप मुहावरा कहते हैं, कहावत कहते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो संरचना है, वो अर्थ कहीं दूसरा जाता है। आप कहेंगे अगर कहीं अभिधा है तो अभिधा में अर्थ सीधा आएगा, लेकिन लक्षण व्यंजना होगी, लक्षण व्यंजना में सीधे अर्थ नहीं आएगा, बल्कि उनका जो भी रोपा हुआ अर्थ होगा वो रोपा हुआ अर्थ आएगा। यहाँ जब द्वैतता की बात है, दो चीजें भाषा में, जो भी संरचनात्मक है उसके बाद जो भी अर्थ का है या समाज ने जो माना है वो साथ साथ चलता है। और अंतिम आता है भूमिकाओं की परस्पर परिवर्तनीयता। ये परस्पर परिवर्तनीयता है, यहाँ वक्ता श्रोता का संदर्भ है। वक्ता बोलता है, श्रोता सुनता है, एक दूसरे के जो भी हैं विचार हैं उन दोनों का कहीं ना कहीं वहाँ होता है, और भाषा की भूमिका सारी की सारी होती है। इसके बाद थोड़ी सी मुझे संरचना की आपसे बात करनी है, जिसके लिए मैं बैठ कर वहीं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात हुई अभिलक्षणों की, विशेषताओं की बात मैं अभी आपसे कर चुका हूं, और मैंने आपसे कहा कि जो विशेषता का संदर्भ है वो सारा का सारा संदर्भ कौन सा सापेक्ष है, वो सापेक्ष है भाषागत सापेक्ष। और मैंने कहा जो अभिलक्षण है वो अभिलक्षण पूरी दुनिया की सारी भाषाओं के एक जैसे अभिलक्षण हैं, किसी में कोई भी कमोवेश कम या ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। अब बात यहां से सीधे आती है भाषा विज्ञान के विभागों की। भाषा विज्ञान, और अगर मैं भाषा विज्ञान के विभाग कहने से पहले थोड़ा सा, जैसे मैंने भाषा की एक परिभाषा दी, ऐसे ही मैं भाषा विज्ञान की परिभाषा दे दूं तो मैं कह सकता हूं कि जो विज्ञान शब्द है, वि क्या है, विशेष है, ज्ञान ज्ञान है, विशेष ज्ञान। आप कह सकते हैं जिस विज्ञान में भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे हम भाषा विज्ञान कहेंगे। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, यहाँ हम फिर मनमाना कुछ भी नहीं है, यहाँ तो जो भी वैज्ञानिक जो होगा अध्ययन, वो वैज्ञानिक अध्ययन सारी भाषाओं पर एक जैसा लागू होगा, वहाँ फिर कोई अपवाद नहीं होगा। हमारे व्याकरण में अपवाद बहुत होते हैं, भाषा विज्ञान में अपवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ तो अगर कहीं कोई संरचना भिन्न होती भी है तो हमें बताना पड़ता है ये भिन्न संरचना है, ये किसकी उपज है, ये प्रोडक्ट किसका है। अब हम विभागों की जब बात करेंगे, सामान्यतः हम कह देते हैं कि जो भाषा विज्ञान का, या फिर हम भाषा विज्ञान की थोड़ी सी और परिभाषा लंबी खींचते हैं, तब हम कहते हैं भाषा विज्ञान या फिर वह विज्ञान है जिसमें भाषा या भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। फिर हम कहते हैं जिसमें एककालिक, बहुकालिक, तुलनात्मक एवं व्यतिरेकी अध्ययन किया जाता है और उससे संबंधित सिद्धांतों का निर्धारण किया जाता है। या एककालिक, किसी एक काल की भाषा, तुलसी के समय की भाषा, वेदों के समय की भाषा, भगवान बुद्ध के समय की भाषा, या फिर आपके कबीर के समय की भाषा, जो भी है, किसी एक भाषा का, एक समय की भाषा का, और उसके माध्यम से हमें पूरा समाज मिलता है। वो समाज किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, उस समाज की धार्मिक आस्था क्या थी, वो समाज किस तरह का था, उसकी सोच क्या थी, और किस तरह का था, समाज के बारे में उसके क्या विचार थे। या फिर आप कहते हैं कि जब संस्कृत का पढ़ते हैं वहाँ पुराना जो आपको मिलता है कि आचार्य देवो भव, है ना, वहाँ पूरा पूरा अतिथि देवो भव, अब वहाँ लगता है कि उनके यहाँ जो विचार थे वो अलग थे। या फिर हम पुराना वैदिक पढ़ते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जब हम कहीं भी किसी भी समय की भाषा का अध्ययन करते हैं तब हमें पूरे भाषा के संदर्भ में पता चलता है, समाज के संदर्भ में पता चलता है, सीधी बात ये सामाजिक सोच के संदर्भ में पता चलता है। जब हम रिसर्च करने बैठते हैं तभी किसी एक समय की, मान लीजिए मैं तुलसी के समय की बात करूं और मैं सीधे कहूं कि तुलसी के समय भाषा का रूप क्या था, और जब मैं तुलसी की रामचरितमानस या फिर उनके जितने भी दूसरे ग्रंथ हैं जब उनका अध्ययन करने बैठता हूं तब मुझे पता चलता है कि तुलसी ने कितने संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है, कितने उन्होंने जो भी शब्द हैं वो अवधि के या ब्रज के शब्दों का प्रयोग किया है, या फिर उसमें कितने अरबी फारसी तुर्की के शब्द आ गए। लेकिन अगर मुझे उस समय कोई अंग्रेजी का शब्द मिल जाए तो मुझे लगेगा कि नहीं, ये तुलसी जी की भाषा हो ही नहीं सकती, क्योंकि तुलसी के समय तक अंग्रेज आए नहीं थे, इसलिए अंग्रेजी का शब्द कहाँ से आ गया। इसलिए जब हम एक भाषा के एक समय की भाषा का अध्ययन करते हैं तब यह है कि हम उस काल में भाषा का क्या रूप होगा, कोई भी शब्द आया तो कैसे आया, उस समय भाषा की संरचना क्या थी, उसके रूप का जो संदर्भ था वो कैसा संदर्भ था, हम पूरे भाषा के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। जब हम बहुकालिक है तब हम दो काल की, एक काल में भाषा का था, दूसरे काल में भाषा का विकास क्या हुआ है, विकास धीमे धीमे आज जो हमें भाषा मिलती है ये भाषा। अब पुराना संदर्भ जब आप देखेंगे हिंदी का, हमारे यहाँ कभी रीतिकाल में ब्रज भाषा पूरी भाषा थी, बोली नहीं थी, उसका भाषा शब्द, लेकिन खड़ी बोली बेचारी बोली में थी। लेकिन आज ये हालत है, मैं खड़ी बोली में आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन खड़ी बोली भाषा बन चुकी है, लेकिन हमने बोली शब्द आज भी रिप्लेस नहीं किया है।
बोली शब्द हमने जैसा ही रखा है, लेकिन ब्रजभाषा आज भी आप देखेंगे घरों में घुस गई है। कहीं भी उस तरह का न तो किसी भी जगह की वो कोई आप कहेंगे राजभाषा है, न कुछ है, वो तो कहीं न कहीं घरों के अंदर पहुंच गई है, वो कहीं न कहीं जाकर के जिसे कहेंगे बोली बन गई है, लेकिन तो भी हम उसका शब्द इस्तेमाल करते हैं ब्रजभाषा। अब इसके माध्यम से कई बार पता चलता है कि उसका जो पुराना जो सुंदर भविष्य था, वो भविष्य है, वो शब्द कहीं न कहीं स्पष्ट कर रहा है। हम कई बार एक समय का अध्ययन करते हैं, कई बार हम दो समय का अध्ययन करते हैं, कई बार हम अलग-अलग समय का अध्ययन करते हैं, या फिर हम व्युत्पत्तियां ढूंढते हैं कि हमारे पास अगर कोई शब्द आया तो ये शब्द था कहाँ से, किस तरह से आया, इसका विकास किस तरह से हुआ है, पहले ये क्या था, बाद में क्या था, और ये शब्द भी है तो कहाँ बदला, पहले जो इसका अर्थ था वो पहले क्या अर्थ था, बीच में क्या हुआ, और आज जो अर्थ मिलता है वो अर्थ कहाँ से आ गया, वो अर्थ इसमें कहाँ से आया, क्या ये कहीं ना कहीं अर्थादेश हुआ है या अर्थ विस्तार हुआ है या फिर जैसा का जैसा है। ये सारा का सारा हम ना जो विकास यात्रा करते हैं, जो व्युत्पत्ति में जाते हैं, इसके माध्यम से जाते हैं। कई बार हम तुलनात्मक करते हैं, तुलनात्मक का जब संदर्भ आता है इसके लिए भी हमारे यहाँ बड़ा मुश्किल है। हमारे यहाँ दिक्कत यह है कि बहुत भ्रम है हमारे विद्वानों में। तुलनात्मक जो संदर्भ है, ये संदर्भ सारा का सारा हमारा लिंग्विस्टिकली है। हम यहाँ जो तुलनात्मक भाषा विज्ञान एक हमारा बहुत बड़ी शाखा है जिसे हम कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, ये सचमुच इसके माध्यम से सारे सिद्धांत हमें यहाँ से मिलते हैं। और जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तब हमें एक भाषा के अंतर्गत तुलनात्मक नहीं हो सकता, इसके लिए हमें कम से कम 2 भाषाएं चाहिए। आप कहेंगे हिंदी गुजराती, दोनों के साहित्यकारों का, दोनों की ध्वनियों का, रूपों का, वाक्यों का, या जो भी संदर्भ है, परंपराओं का, जो भी है, आप तुलनात्मक अध्ययन दोनों का कर सकते हैं। लेकिन एक हाथ की एक उंगली का दूसरी उंगली का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए एक भाषा में नहीं। मुझे बड़ा संकोच होता है आपसे बात करते हुए कि कई बार हमारे यहाँ तो दिक्कत है कि बहुत सारा रिसर्च हुआ, हमने कबीर सूर का कर डाला है, और हमारे यहाँ तो आता है पुराना, आपने भी सुना होगा, सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, है ना। अब वहाँ सूर सूर तुलसी ससी हमने जो निकाल लिए हैं सारे के सारे निष्कर्ष तुलना के माध्यम से, हालांकि हम एक भाषा के अंदर तुलना नहीं कर सकते, तुलना के लिए हमें 2 भाषाएं चाहिए, और हमें सारे के सारे यहाँ सिद्धांत मिलते हैं। ये सिद्धांत हमें तुलनात्मक भाषा विज्ञान से मिलते हैं। अब हम जब व्यतिरेक की बात करते हैं, व्यतिरेकी हम व्यतिरेक ढूंढते हैं, एक भाषा में क्या है, दूसरी भाषा में क्या है। आप कहेंगे गुजराती में घंटी, हिंदी में कहेंगे घंटी, अब दोनों में फर्क है। एक घंटी गेहूं पीसती है ना, भूल से कभी आटा पीसना मत कहना, आटा अगर आप पीसेंगे तो आटे की क्या हालत होगी, बेचारा जल जाएगा। इसलिए जैसे आप एक तो गेहूं पीसेंगे, बाजरा पीसेंगे, अब वो घंटी है ना आपके यहाँ गुजराती में। लेकिन हिंदी की घंटी तो बड़ी छोटी है, पूजा घर में बजाई जाती है, बिल्कुल छोटी सी है, छोटी सी घंटी है। इसलिए शब्दों का जो संदर्भ है, या फिर ध्वनियों की बात करेंगे, शब्दों की बात करेंगे, अर्थ का जो संदर्भ आएगा, इसमें जब 2 भाषाओं के बीच में जो विरोध होता है, व्यतिरेक होता है, ये सारे के सारे विरोध व्यतिरेक हैं। जब हम इनका अध्ययन करने बैठते हैं तब इनका अध्ययन, आप कहते हैं मजा आवी, लेकिन हिंदी जब आप बोलते हैं, अगर आप गुजराती भाषी, आप सीधे कहते हैं मजा आई, या फिर आप कहते हैं स्कूल अच्छी है। अब यहाँ सचमुच क्या है कि जो गुजराती का जो संदर्भ है उसे आप हिंदी में ले जाते हैं। हिंदी में क्या है कि हमेशा मजा आता है, आप कहेंगे मजा आया, आप कहेंगे स्कूल अच्छा है। स्कूल के साथ चूंकि वहाँ विद्यालय जुड़ जाता है, बेशक स्कूल अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन जो विद्यालय है, विद्यालय उसे प्रभावित करता है। अब आप कहेंगे ये जो संदर्भ है, आप कहेंगे व्यक्ति अगर बोलता है मजा आई या फिर बोलता है व्यक्ति स्कूल अच्छी है, तो आप तुरंत पकड़ लेते हैं कि नहीं, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ जो व्यतिरेक अगर इसके दिमाग में होता तो ठीक रहता। हमारा जो व्यतिरेक का संदर्भ होता है, हम जब कोई भी दूसरी भाषा सीखते हैं, हम समान जो भी संदर्भ होते हैं उनको तो तुरंत सीख जाते हैं, लेकिन जो विरोधी संदर्भ होते हैं उनको सीखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सचमुच हम सबसे ज़्यादा मार वहीं खाते हैं, हमारी भूल वही होती है जहां हमें एक दूसरे का पता नहीं होता। इसलिए जब पता नहीं होता तब सारी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति पकड़ लेता है कि कहाँ गड़बड़ हो रही है, और इसी के माध्यम से आप व्यक्ति को पकड़ लेते हैं। आप बस में बैठे होते हैं, और कई बार बस में बैठे होते हैं, सामने किसी भी, बेशक आप दिल्ली में हैं, लेकिन सामने अगर कोई बात कर रहा है, उसके लहजे से आप पकड़ लेते हैं ये व्यक्ति कहाँ का है, और आप तुरंत कह देते हैं तमें ત્યાં ના છો। आप तुरंत वहां जाकर उसे पकड़ लेते हैं, बस में और कहीं। इसलिए कई बार क्या है, ये सारा का सारा कई बार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी होता है। आप इसका जो संदर्भ लेंगे, लेकिन यहाँ जो व्यतिरेक का संदर्भ है, व्यतिरेक ध्वनि से लेकर के वाक्य या अर्थगत व्यतिरेक हैं, इनके संदर्भ में सारा का सारा व्यतिरेकी भाषा विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। हमारे यहाँ जितना भी जो अनुवाद का संदर्भ है, इसमें भी व्यतिरेकी भाषा विज्ञान आप कहेंगे बहुत उपयोगी होता है। हमारे यहाँ फिर क्या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान है। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान का संदर्भ है, हम अप्लाइड करते हैं, हमें शब्दकोश बनाने, हमें अनुवाद करना है। इन संदर्भ में किसी व्यक्ति का उच्चारण ठीक नहीं है, हमें उसका उच्चारण छोड़ा जो ठीक ठाक करना है। जैसे कई बार क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे हम गुजरात की ही बात करूं, हम कहते हैं क ख ग घ अंग। अब अंग की बात करेंगे, उच्चारण थोड़ा सा यहाँ दिक्कत है कि गुजराती में उसका वो उच्चारण नहीं है, अंग का उच्चारण है। ये उच्चारण हमने संस्कृत का जैसा ले लिया है। हमारे जो 5 पंचम हैं, जो हमारे नासिक हैं, जिनको आप अनुनासिक कहते हैं, ये हमारे क्या है, अंग, इय, अण, न, म। इसलिए न म का उच्चारण तो ठीक, लेकिन हमें थोड़ा सा क्या है, गुजराती बच्चों को ये अंग, इय और अण, इनका उच्चारण हमें सिखाना पड़ता है। सिखाने के लिए कहाँ हमारी जीभ छूती है,
इसलिए हमारे यहाँ जो औच्चारणिक भाषा विज्ञान है, हम औच्चारिक भाषा विज्ञान की सहायता लेते हैं कि कौन सी ध्वनि है, कौन सी ध्वनि में कहाँ से हमारी जीभ छूती है, क्या हमारी चेष्टा होती है, किस तरह का है हमारा, उसमें हम सारा का सारा सिखाते हैं। और उसके बाद क्या है, हम सही उच्चारण करते हैं। आप कहेंगे राज है, फिर कहेंगे राज, अब दोनों में राज और राज है, आप कहेंगे सीधे सीधे जब आप कहते हैं, आप कहेंगे फन है और फिर कहते हैं फन है। अब दोनों में फर्क है, एक द्वयोष्ठ है, फन हमारा है सांप के होता है, दूसरा क्या है दंत्योष्ठ है, आप कहेंगे फन फारसी का है। अब जब ये जो अंग्रेजी में जो एफ है, अब एफ कहेंगे तो एफ क्या है, आप उसे कहेंगे फ है, दंत्योष्ठ है। लेकिन अगर पीएच कहेंगे अंग्रेजी का तो वो क्या है, हमारा फ है जो द्वयोष्ठ है। हमें ये सब सिखाना होता है, तब हमारा यह है कि औच्चारिक भाषा विज्ञान है, तब ये है हम सिखाते हैं। कितनी सारी ध्वनियां हम बाहर से ले लेते हैं। आप कहेंगे हमारे पास आ तो है लेकिन ओ है, आप कहेंगे आ और ओ है, आपने कहा बाल है ना, आपने कहा बोल है, हिंदी की बात तो होगी। आपने कहा बाल है, सिर के हो गए, बोल है, मुंह से फूटेंगे बोलना। लेकिन जब आप कहेंगे BALL आ गया, अंग्रेजी बड़ी अलग तरह की भाषा है, लिखते कुछ है बोलते कुछ है, लेकिन वहां क्या है उच्चारण तो अ है, अ। आप कहेंगे बॉल, आप कहेंगे बाल बोल, लेकिन दोनों के बीच क्या गया बॉल, अ। जब अ आएगा वो आ से बड़ा है, ओ से छोटा है, और हमने इसे ले लिया। जब हमने शब्द, आप कहेंगे डॉक्टर, अब डॉक्टर क्या है, आप कहेंगे डॉक्टर, डॉक्टर कहेंगे गड़बड़ हो गया, इसलिए कहना पड़ेगा डॉक्टर। आप कहते हैं हाल, हालचाल, आप कहते हैं होल, WHOLE भी हो जाएगा, HOLE भी हो जाएगा। लेकिन जब कहेंगे हॉल, हॉल क्या बड़ा कमरा जिसमें आप पढ़ते हैं बैठते हैं, बड़ा जो कमरा है वो हॉल है। इसलिए हमें कितने सारे उच्चारण सीखने पड़ते हैं, क्योंकि हम शब्द जब दूसरी भाषा से ले आते हैं, जब आप शब्द ले आएंगे तो शब्दों का आपको उच्चारण सीखना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, नहीं तो वही दिक्कत होगी। आप कहते हैं टाइम, और एक व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं वो कहते हैं टाइम, लेकिन जैसे ही वो आपसे पूछता है टाइम क्या हुआ है, और आपको पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा है, वो स्कूल गया है नहीं गया है, उसका सामाजिक स्टेटस क्या है, या फिर वो कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। इसलिए जैसे हम शब्द बोलते हैं और शब्द बोलते हैं, शब्द बोलने से पता चल जाता है कि हमारी अपनी स्थिति क्या है, हमारा अपना स्टेटस क्या है, हमारा अपना व्यक्तित्व क्या है, हम कितना भाषा को जानते हैं, ये सारे के सारे संदर्भ आ जाते हैं। और जैसे ही हम फिर अपने आप को पढ़ा लिखा कहते हैं, तब ये है कि हम जिस भी भाषा को बोलें उस भाषा को हम शुद्ध बोलें। जो भी शब्द हैं वो शब्द सारे के सारे शुद्ध आएँ, सही आएँ, और इसके माध्यम से जो भी सामने वाला व्यक्ति है जब वो हमारी भाषा सुनता है तो भाषा सुनने में उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक छवि बनती है हमारे बारे में। वो समझता है कि व्यक्ति सचमुच कितना जानता है, व्यक्ति का जो भी कुछ एक संदर्भ है वो संदर्भ कितना है। ये सारे के सारे हम एक विभाग कर देते हैं। लेकिन हम जब स्ट्रक्चरल में जाते हैं, जब हम संरचनात्मक में जाते हैं, तब संरचनात्मक में जब बात करते हैं तब सीधे है हम सबसे पहले ध्वनि विज्ञान की बात करते हैं कि जो ध्वनियां हैं वो ध्वनियां भाषा की क्या हैं, स्वर क्या हैं, व्यंजन क्या हैं, और उसके बाद मैं अभी इनकी चर्चा करूंगा। एक बार मैं आपसे इनकी थोड़ी सी बात कर रहा हूं। एक तो हमारे पास ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि के बाद में फिर स्वनिम विज्ञान है दूसरा, स्वनिम विज्ञान के बाद हम सीधे रूप विज्ञान पर जाते हैं। भाषा विज्ञान में हम शब्द विज्ञान का अध्ययन नहीं करते। दिक्कत यह है कि जब हम ध्वनियों से स्वनिम बनाते हैं, जब अर्थवान इकाई बनाते हैं, शब्द अपने आप बन जाते हैं, शब्द अपने आप बन जाते हैं। इसलिए जो भी है, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था क और ल कहा था, हमने दो स्वनिमों को, स्वनिम मैंने इसलिए कहा है, मैं ध्वनि नहीं कह रहा, ध्वनि को आप स्वन कहते हैं भाषा विज्ञान में। अगर आप स्वन कहेंगे या ध्वनि कहेंगे तो वो अलग अलग है, उसका स्वतंत्र है। लेकिन जैसे उसे अर्थवान बना देंगे तो वो स्वनिम हो जाएगा। ये जो स्वनिम का संदर्भ है, जैसे दो को जोड़ेंगे, आपने कहा कल, कल है, कल जैसे ही कहा, आपने कहा कला कहा, तो तुरंत क्या है उससे अर्थ निकलेगा, शब्द बन गया। लेकिन हम इन शब्दों को जब अब एक अभिप्राय के अंदर देते हैं, कहीं ना कहीं जब हमें उन्हें सेंस देना होता है, तब उनके साथ हमें कहीं ना कहीं रूपियम रखना होता है। और जब रूपियम होता है, उनके साथ जब रूपियम जोड़ते हैं, सीधी बात हम भाषा विज्ञान में करते हैं, हमारे यहाँ जो शब्द होते हैं वो अर्थ तत्व होता है, उनमें से सारे के सारे अर्थ व्यक्त होते हैं। और ये कहाँ होते हैं, ये सारे के सारे शब्दकोश में होते हैं या फिर व्यक्तियों के दिमाग में होते हैं। जो भी भाषा के व्यक्ति हैं, भाषा बोलते हैं, भाषा भाषी समाज के हैं, उनके मस्तिष्क में होते हैं या फिर शब्दकोश में होते हैं, या फिर जो भी उनका साहित्य है उस साहित्य में होते हैं। अगर पुराने शब्द हैं तो पुराने साहित्य में होंगे, जो भी संदर्भ है उस सारे में मिल जाएंगे, ये सारे के सारे। लेकिन जब हम उन शब्दों का प्रयोग करते हैं भाषा में, तब प्रयोग करते हैं, तब हम शब्दों का प्रयोग न करके रूपों का प्रयोग करते हैं। हम रूप बनाते हैं, और जब रूप बनाते हैं तब रूपों के साथ हम संबंध तत्व जोड़ देते हैं। और जो संबंध तत्व है उसमें, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा भी था कि हम वहां वचन है, लिंग है, कारक है, पुरुष है, काल है,
इन सब के हम रूप जोड़ते हैं और इनसे रूपिम हम बनाते हैं भाषा में, और रूपिम बना करके हम शब्द के साथ अर्थ तत्व के साथ संबंध तत्व रख देते हैं, संबंध तत्व रखते हैं। ये सारा का सारा रूप विज्ञान का विषय है। और इसके बाद फिर हम सीधे वाक्य पर पहुंचते हैं। वाक्य है तो वाक्य के अंदर उपवाक्य होंगे ही, वाक्यों की संरचना कैसे होती है, कितने वाक्य हमारे हैं, कितने वाक्य हमने और दूसरी भाषा से ले लिए, ये सारा का सारा फिर हम वाक्यों का अध्ययन करते हैं कि हमारे पास जो वाक्य हैं वो सरल वाक्य कितने, जितने भी हमारे मनोभाव हैं जितने भी हैं, उन मनोभावों के अनुसार अगर हम प्रश्न करें, अगर हम इच्छा करें, जो भी है, अगर हम जो भी सकारात्मक जाएं, नकारात्मक जाएं, जो भी आश्चर्य व्यक्त करें, इसके माध्यम से हम जो व्यक्त करते हैं सामान्य, जो आप सरल वाक्यों में आप सरल वाक्य कहते हैं। फिर आप कहते हैं कि जो हमारे जटिल वाक्य हैं वो संयुक्त और मिश्र वाक्य हैं, इनके माध्यम से। फिर आप कहें प्रोक्ति की बात करें, एक प्रोक्ति विज्ञान है। प्रोक्ति विज्ञान में आप सीधे कहते हैं कि कई बार आप शब्द तो एक ही लेते हैं, आप कोई व्यक्ति कहता है आज कॉलेज चलोगे, आप कहते हैं नहीं, अब आपने केवल नहीं कहा, अब नहीं तो आपने कहा, लेकिन सचमुच उसके बाद आपने वाक्य क्या छोड़ दिया, जब उसने कहा कि आप आज कॉलेज चलोगे, वाक्य तो नहीं के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं आज मैं कॉलेज नहीं चलूंगा, है तो इतना, लेकिन केवल हम नहीं कहते हैं और उसके साथ हम वाक्य को छोड़ देते हैं। वो वाक्य जो भी श्रोता है वो श्रोता समझता है, क्योंकि सामाजिक जो संदर्भ होते हैं वो संदर्भ भाषा के साथ आ जाते हैं, भाषा के साथ आ जाते हैं। इसलिए उन सामाजिक संदर्भों में इसे हम अब कोई कहता है चाय पियोगे, आप कहते हैं नहीं, या फिर ठीक, आपने अगर जोर से कहा नहीं, वो समझ जाता है, मोड़ नहीं, लेकिन जब कहते हैं आप कहते हैं क्या, अब सामने वाला समझ जाता है क्या, अब इसका अब क्या में तो कितना सारा स्पष्ट हो गया, तेरे जैसा कंजूस चाय पिलाएगा क्या, है ना, कितनी सारी चीजें उसमें कितनी सारी आ जाएंगी। इसके लिए अगर आप 100 पन्ने लिखें तो भी कम होगा, उसका पूरा का पूरा पूरी भूमिका देनी होगी, व्यक्ति कैसा है, किस समाज का, किस परिवेश का, कितनी बार चाय पीता है, वो सारे के सारे। इसलिए प्रोक्ति का जो संदर्भ है, प्रोक्ति तो सचमुच का डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स है, जब वहाँ कितनी सारी, और प्रोक्ति का जो संदर्भ है, कई बार क्या है भाषा की भूमिका वहाँ बहुत ज़्यादा, आप कहेंगे कि जो भी हमारी संरचनात्मक भाषा है उसकी भूमिका कम हो जाती है, और फिर वहाँ हमारे दूसरे जो संदर्भ है, चाहे वो मनोभाषा है या और कुछ है, या फिर आप कहेंगे ये सारे के सारे उसके साथ ज़्यादा जुड़ जाते हैं। अब इनके संदर्भ में भी अगर थोड़ा सा बीच में जाया जाए, जैसे आप कहेंगे ध्वनि विज्ञान, अब ध्वनि विज्ञान है, अब ध्वनि विज्ञान में भी आप कहेंगे कि ध्वनि विज्ञान अकेला नहीं है, वहाँ औच्चारणिक है, ध्वनियों का उच्चारण कैसे होता है, जो स्वर हैं, व्यंजन है। फिर आप कहेंगे कि वहाँ श्रावणिक है, श्रावणिक कैसे ध्वनियाँ कान तक पहुँचती हैं। अब ये कान तक पहुँचती है हमारा विषय भाषा विज्ञान वालों का नहीं है, ये सचमुच किसका है, ये विषय है सारा फिजिक्स का है। फिजिक्स वाले सारे के सारे इसमें करते हैं कि जो ध्वनियाँ हैं मुंह से निकलती हैं, और मुंह से निकलकर कान से कैसे पहुंचती है, फिर कान की संरचना क्या है, कान कैसे उसे अंदर ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद कैसे वो मस्तिष्क में उसके जो भी कुछ है उसे भेजता है, और मस्तिष्क कैसे जो प्रतीक हैं प्रतीकों के माध्यम से ग्रहण करता है। इसलिए कई बार हम कान, ये ऊपर वाला कान कहते हैं, ये ऊपर का जो कान है ये कान है, लेकिन सचमुच ये तो कान नहीं है, कान ये तो एंटीना है, कान तो इसके अंदर है। अब इसकी जो बात है, किसी आप नाक कान गला डॉक्टर के पास जाएं और उससे जब आप बात करें, ये अगर ये कान कट भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें सुनाई देगा, जो कान तो सचमुच हमारा अंदर स्थित है। अब इसका संदर्भ सारा का सारा ये सब कहेंगे। अब ये हमारा है औच्चारणिक है, फिर हमारा श्रावणिक है, और तीसरा हमारा प्रासरणिक है। ये प्रासरणिक है, ये भी सारा का सारा, ये भी हमारा अपना विषय नहीं है, ये विषय भी सच में फिजिक्स का ही है। हम जो ध्वनियाँ हैं, जैसे अभी मैं यहाँ बोल रहा हूँ, मेरी ध्वनि आप तक पहुंच रही है, मेरा चित्र भी आप तक पहुंच रहा है। अब इसके लिए मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, इसमें भूमिका सारी की सारी जो तंत्र है हमारा, जो भी लोग पीछे बैठे हुए हैं, चाहे वो कैमरामैन है, चाहे वो अंदर जो टेक्नीशियन है, जो भी इलेक्ट्रीशियन है, जो भी अंदर बैठे हुए बड़े बड़े जो इंजीनियर हैं, या फिर जो भी पूरा पूरा तंत्र है, चाहे वो ट्रांसमीटर है, चाहे जितना भी है वहाँ उसके माध्यम से, इसलिए उसमें सारा का सारा जुड़ा हुआ है। अब यही आप रेडियो तो सुनते हैं, रेडियो में कई बार आपने 3 सुइयाँ देखी होंगी, वहाँ आपका होगा MW, SW, FM। अब ये क्या है, ये सचमुच सारे के सारे हैं, इसके माध्यम से भी कि हमारी जो वेव्स हैं, हम उन वेव्स को कहाँ छोड़ें, वायुमंडल में किस जगह पर छोड़ें जहाँ कम से कम जहाँ घर्षण हो, कम से कम जहाँ शोर हो, ताकि वो हमारा ट्रांसमीटर फेंके, और उसके बाद हमारा जो भी कुछ है, जिसे आप डिस्क कहते हैं, जो भी है सामान्यतः वो जो पकड़े उसके बीच में कहीं भी उसमें ना आए। लेकिन आजकल जब FM की बात आ रही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल की बात आ रही है, लेकिन जब आप FM सुनते हैं, FM में बिल्कुल ध्वनि आपको जैसी की जैसी साफ सुनाई देंगी। अगर वहाँ थोड़ा सा हल्का कहीं खंजरी भी बज रही है, खंजरी के स्वर भी आपको बिल्कुल सुनाई देंगे, ये सारा का सारा। लेकिन इसके साथ हमारा जो टेक्निकल, जिसे आप कहेंगे जितना भी ये जो यांत्रिक संदर्भ है, वो यांत्रिक संदर्भ इसके साथ जुड़ा हुआ है। ध्वनियों को कैसे
दूर जो बैठा हुआ है, बेशक अमेरिका में श्रोता बैठा हुआ है, उस तक पहुंचाना है तो यंत्रों की सहायता लेकर के कैसे उन्हें वहां तक व्याप्त करना है। शुरुआत में तो माइक आया था, माइक ने फैलाया, उसके बाद हमारा ऑल इंडिया रेडियो ने फैलाया, अब तो हमारे पास कितने सारे हैं, अब तो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, कहीं भी छोटा सा आपके पास है और उसके माध्यम से आपकी ध्वनि पूरी दुनिया में कहीं भी पहुंच जाती है, किसी भी जगह पहुंच जाती है। ये जो संदर्भ है ये सारा का सारा आपका इसमें प्रासंगिक में चला जाता है। हमारे यहाँ जो भाषा विज्ञान में आपको जो करना है वो केवल औच्चारिक का करना है। औच्चारिक संदर्भ है, हमारे यहाँ स्वर हैं, हमारे यहाँ व्यंजन है। हिंदी का संदर्भ बड़ा अच्छा है, हिंदी में ये सारा का सारा संस्कृत से दाय में मिल गया है। हालांकि कई बार हम लोग कह देते हैं कि हमें संस्कृत से सीधे मिल गया है, सीधे नहीं मिला। संस्कृत के बाद हमारे पास 1500 साल का बहुत लंबा अरसा है। 1500 साल, 500 साल पाली के, 500 साल प्राकृत के, 500 साल अपभ्रंश के, और उसके बाद हिंदी, पुरानी हिंदी निकलती है, जिसे आप पृथ्वी रासो कहते हैं, या पुराना जो संदर्भ है, पुराना संदर्भ वो सारा का सारा उसका है। इसलिए वो हमारे यहाँ संस्कृत से तो आ रहा है, संस्कृत से कुछ सीधे आया है, कुछ संस्कृत से इन तीनों के माध्यम से आया है, 1500 साल के हिसाब से आया है। इसलिए हमारे यहाँ जो स्वर हैं, जैसे आप स्वर कहेंगे, आप कहते हैं हमारे यहाँ संस्कृत वाला जो संदर्भ है, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है, हमारे यहाँ सचमुच अगर मैं स्वरों की बात करूं तो हमारे स्वर व्यंजन हैं। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, इसमें से जो पहला उनका सूत्र है, जो वहाँ 14 माहेश्वर सूत्र हैं, पहला ही उनका सूत्र है अ ए ओण। अ ए ओण कहेंगे, ण क्या है, णकार है। अब अ ए उ कहेंगे, ये अ ए उ क्या है, तीन है, अ ए उ, ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों मूल स्वर हैं, मूल स्वर हैं अ ए उ। और आप देखेंगे उच्चारण देखेंगे, अ कंठ से है, ए तालु से है, उ दिख रहा है उष्ठ से है। इसलिए ये तीन है, तीनों का उच्चारण आ रहा है कंठ, और एक तो क्या बिल्कुल आपका कंठ जहां से उच्चारण शुरू होता है, और कहां आपका बिल्कुल बीचों बीच में तालु, और कहां लास्ट। इसके बाद आपका कोई उच्चारण का अंदर कोई अवयव है ही नहीं मानव मुख में। आप कहेंगे तीनों, जैसे आप अ के साथ अ जोड़ेंगे, अ बराबर आ, आपने कहा आ भी कंठ से है। आप कहेंगे ई जोड़ेंगे, बन गया ई कहां से है, तालु से है। आप कहेंगे उ और उ जोड़ेंगे, बन गया उ कहां से है, उठ से है। जो तीनों है अ ए ओ, वही तीनों के तीनों आप जब दीर्घ करते हैं, दीर्घ हमारे पास आ ई उ बनते हैं। ये उच्चारण वही है, केवल इसमें यह है कि उसमें एक मात्रा है, इनमें उच्चारण में हवा की मात्रा है, वो डबल हो जाती है, यानी दुगुनी हो जाती है। आप कहेंगे उच्चारण स्थान में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसलिए भाषा विज्ञान का जो संदर्भ है, कई बार जब आपको याद करना पड़ता है बहुत, लेकिन अगर इसे आप थोड़ा सा सीख लें, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सीख लें, थोड़ा सा यांत्रिक रूप से सीख लें, तो पूरी जिंदगी कभी नहीं भूल सकते। आप कहेंगे अ कंठ, ई तालु, उ ओष्ठ, जैसा का जैसा। आपने कहा आ ई उ, आ कंठ, ई तालु, उ ओष्ठ, हो गया। अब आप कहेंगे कि अगले जो बनते हैं, चार जो बनते, 3 3 6 हो गए। अब इसके बाद हमारे चार बचते हैं, चार जो हैं आप दोनों को जोड़ दिए, अ ई उ है, एक के साथ एक जोड़िए। आपने अ के साथ, जिसे आप गुजराती में वत्ता कहते हैं, हिंदी में हम कहेंगे धन कहते हैं, अंग्रेजी में प्लस कहते हैं। अगर आप जोड़ेंगे अ प्लस ई, आपने अ प्लस ई कहा तो बन गया ए बन गया। अब कहेंगे अ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, ठीक है। ई का उच्चारण क्या है, तालु, बना उससे ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। आप कहेंगे अ और साथ में जोड़ दिया उ, अ प्लस उ, अ और उ है, क्या बन गया, ओ है। अब में उच्चारण क्या है, अ कंठ है, उ ओष्ठ है, ओ का उच्चारण क्या हो गया, कंठ ओष्ठ, हो गया ना। आप कहेंगे ओ है वो क्या है, कंठ ओष्ठ, हो गया। अब जैसे आप कहेंगे अ के साथ बड़ा ई जोड़ा, अ प्लस ई बन गया आई। आप दोनों का उच्चारण साथ साथ करें तो भी वही आएगा, आई। अब आई कहेंगे अ क्या है, कंठ है, ई क्या है, तालु है, आई क्या हो गया, कंठ तालु। आप कहेंगे अ और उसके बाद कहेंगे बड़ा ऊ, औ, औ कहेंगे, औ वही ओ औ जैसे कहेंगे, औ क्या है, अ कंठ, औ ओठ, ओष्ठ उच्चारण क्या हो गया, कंठोष्ठ। अब आपके पास 10 आ गए। मैंने आपसे कहा पाणिनि का जो वही लिया, अ ए ओणा, अणा तो नाम है, णकार है, सूत्र का नाम है, लेकिन आ ई उ है। 3 से केवल हमारे पास 10 के 10 स्वर पैदा हो गए। 10 के 10 स्वर, 3 मूल हैं अ ई उ, 3 दीर्घ हैं आ ई उ, 4 क्या हैं, संयुक्त हैं। फिर मैं कह रहा हूं संयुक्त क्यों, हमने अ के साथ ई जोड़ा, ए हो गया, अ के साथ ई जोड़ा, आई हो गया, अ के साथ उ जोड़ा, ओ हो गया, अ के साथ औ जोड़ा, अ के साथ उ जोड़ा, औ हो गया। आ ई उ ए ऐ ओ औ। हमारे पास 10 के 10 हैं, 10 के 10 हमारे पास स्वर आ गए। एक स्वर है, हमने उधार ले लिया है अंग्रेजी से। अंग्रेजी का जो ओ है, ओ, उस ओ के लिए हमारा न तो अ आता है, न आ आता है, न ओ आता है। मैंने अभी आपसे कहा बाल, बोल, बॉल। आप कहेंगे कॉलेज, कॉलेज, फिर कॉलेज।
आप कहेंगे कॉलेज में जाते हैं, ना तो आप कॉलेज में जाते हैं, ना आप कॉलेज में जाते हैं। किस में जाते हैं? कॉलेज। आप कहेंगे कॉमर्स, ना तो कॉमर्स ना कॉमर्स। ये हमने क्या ओ है, ओ हमने कहां से ले लिया? अंग्रेजी से ले लिया, इसलिए हमारे पास एक ये जुड़ गया। अब हमारे पास कितने हो गए? 11 हो गए। 11 हो गए। कई बार आप जो व्याकरण के ग्रंथों में देखते हैं, भाषा विज्ञान के ग्रंथों में तो नहीं मिलेगा आपको, लेकिन वहां थोड़े भ्रम मिलेंगे। वहां आपको 3 और मिल जाएंगे। एक मिलेगा री, री है, लेकिन अब वो केवल लेखन में रह गया, संस्कृत के शब्दों में आ गया है। बाकी तो पाली प्राकृत अपभ्रंश में भी उसकी बुरी हालत रही है, लेकिन उसका उच्चारण क्या है? आप कहेंगे ऋषि। रपर अगर आप एक छोटा ई लगाएंगे, उच्चारण आप ये करते हैं। गुजराती में आप ऋषि कहते हैं, रपर छोटा उ लगाते हैं, इसलिए ये भी मृत प्राय है और स्वर में तो आ ही नहीं सकता। आप ऋषि कहें तो भी रपर छोटा ई है, र क्या है? व्यंजन है, ई स्वर है। इस तरह से तो आप की कहेंगे तो की भी हो जाएगा स्वर, ये स्वर में आ नहीं सकता। और आजकल तो नाम भी होते हैं, किसी को आप कहते हैं ऋतु कहते हैं, या तो रपर छोटा ई लगाते हैं, या फिर कई बार रपर बड़ा ई भी लगा देते हैं, वो ऋतु जो भी है। ये जो संदर्भ है केवल नामवाचक है, इसलिए स्वर नहीं है, इसको भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वर मान नहीं सकते। ये तो क्या है? स्वर व्यंजन दोनों का आप कह सकते हैं संयुक्त रूप है। ऐसे आप अंग और अह कहेंगे। अंग कहेंगे, अ के ऊपर बिंदी लगाते हैं। अब बिंदी लगाए वो क्या? उच्चारण आप नाक से करें, अन अन अन, अंग है, ध्यान रखिएगा। संस्कृत में क्या है? अम है, अम अह। मराठी में क्या है? अम अह है। लेकिन हिंदी में क्या है? अंग अह है, अंग अह। अब अंग कहेंगे, अंग अ के साथ आप न कह रहे हैं। न क्या है? व्यंजन है, व्यंजन है, इसलिए अ के साथ आप न जोड़ेंगे तो स्वर थोड़ी हो जाएगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से स्वर हो नहीं सकता, इसलिए वो भी स्वर में शामिल नहीं है। वो भी क्या है? संयुक्त रूप है, अ के साथ न का उच्चारण है। आप अह कहते हैं, अह। अब बेशक वहां आप विसर्ग लगाएं, लेकिन विसर्ग का उच्चारण क्या है? ह है। आप अह कहेंगे तो अ के साथ आप ह जोड़ रहे हैं, ये स्वर तो होगा नहीं, इसलिए भाषा विज्ञान में स्वर में आ नहीं सकते। ये क्या है? ये संयुक्त रूप है, अ के साथ आपने ह जोड़ा, बन गया। आप उनको एक तरफ रख सकते हैं। और वैसे भी ये दोनों तो लास्ट में रखे हुए हैं, बीच में रे जरूर है। संस्कृत की परंपरा में उसका उच्चारण हम संस्कृत का करते नहीं है, इसलिए हमें रखने की जरूरत नहीं। सीधी बात यह है कि हमारे पास जो स्वर हैं, वो स्वर केवल हमारे पास 10 अपने और एक हमने अंग्रेजी से ले लिया है 11। इन तीनों को रखना है तो तीनों का लास्ट में रखिए, रे रखिए, अंग अह रखिए, ठीक है। इसके बाद आपके व्यंजन आते हैं। व्यंजन है स्वरों के लिए सीधे आपको परिभाषा देनी है तो आप कह सकते हैं स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण मुख विवर से स्वतः होता है, अपने आप होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर में कोई भी बाधा पैदा नहीं होती। आप कहेंगे अ, आप कहेंगे जीभ कहीं उठी नहीं, आ ए उ ई, आप कहेंगे अंदर कोई व्यवधान नहीं हो रहा, जीभ चुपचाप पड़ी रहती है, कुछ नहीं करती, वो हवा रोकती ही नहीं कुछ भी। आप कहते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख विवर में कोई भी व्यवधान नहीं होता उन्हें स्वर कहते हैं। या फिर कहते हैं स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वतः होता है। या फिर आप कह सकते हैं स्वर वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर में कोई भी व्याघात उपस्थित नहीं होता। अगर आपको भारी शब्दों का प्रयोग करना है तो भारी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सामान्य कहें तो आप कह सकते हैं संस्कृत में जैसे कहा है स्वयं राजन्ते स्वरः, जो स्वयं प्रकट हो वो स्वर होते हैं। अनवग भवति व्यंजन मिति, अनवग भवति जो स्वरों पर आश्रित होकर के उच्चरित होते हैं, जो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं वो व्यंजन होते हैं। स्वयं राजन्ते स्वरः अनवग भवति व्यंजन मिति, जो आप कह सकते हैं कि जो व्यंजन व्यंजन है, व्यंजन क्या है? जो स्वरों की सहायता से उच्चरित हो। आप कहेंगे क, अगर क में से अ निकाल दें तो क मुंह में रह जाएगा, बाहर निकले। आप कहें ख, ख में से अ निकाल दें तो मुंह में रह जाएगा। ये क्या है? व्यंजन जितने भी होते हैं वो स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, इसलिए इतना रखें। स्वर स्वयं उच्चरित होते हैं, व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित होते हैं, इतना कर दें। हिंदी में अगर जब आपको रखना है तो बड़ा अच्छा है, वहां 5 तो वर्ग हैं, क च ट त प। आप कहेंगे क वर्ग है, क ख ग घ, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म। आप देखेंगे बिल्कुल बड़ा ही सिस्टमैटिक है। क कंठ से है, इसलिए पूरा वर्ग क्या है? कंठ है। क ख ग घ ङ कहां से? कंठ से। अब जैसे ही जाएंगे च, च क्या है? तालु से है, तालु है तो च छ ज झ य। अब जैसे ही कहेंगे च के बाद आया ट है, ट क्या है? मूर्धा है, सारे ट ठ ड ढ न सारे मूर्धन है। उसका जैसे ही जाएंगे, जैसे ही आप जाएंगे त क्या है? दंत है, त थ द न सारे दांत की सहायता से उच्चरित हैं। जैसे ही आप जाएंगे प क्या है? दिख रहा है, ओष्ठ है, इसलिए प फ ब भ म सारे क्या है? ओष्ठ में। बड़ा सिस्टम बड़ा अच्छा है हिंदी का, कंठ से लेकर के ओष्ठ तक कहीं भी बीच में कोई व्याघात नहीं होता। अंग्रेजी में क्या? ए आया अ, फिर आया ब। अब जब आपने अ शुरू किया, ब हो गया, खत्म हो जाना चाहिए, आगे कोई आना नहीं चाहिए, 2 से काम चलना चाहिए। लेकिन वहां क्या? साइंटिफिक नहीं है। हिंदी में सारा बड़ा साइंटिफिक है। एक बार अगर ध्यान से आप समझ लें तो आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। यहाँ सारा का सारा आगे जाके यरलवा हो गया, श हो गया और क्षत्र ज्ञ हो गया, ये सारा। इसमें जो उच्चारण है हिंदी का बड़ा अच्छा है। 5 जो वर्ग हैं इनमें भी है। इनमें भी आप कहेंगे पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण महाप्राण, अल्पप्राण। आप कहेंगे पहला, तीसरा, 5वां अल्पप्राण,
दूसरा, चौथा महाप्राण, पांचों वर्ग में 25 का आप कर गए, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए यहाँ जो है, एक बार अगर आपने थोड़ा सा मैथमेटिकली देख लिया, आपकी जो कोई भाषा विज्ञान की कोई भी पुस्तक उठाएंगे, वहाँ एक बार आपने उसे सेट कर लिया और उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, पूरी जिंदगी भूल नहीं सकते। यहाँ जो उच्चारण का संदर्भ है, वो उच्चारण का संदर्भ सारा का सारा स्पष्ट हो जाएगा। इसके यहाँ तो केवल ध्वनियाँ हैं जिन्हें हम स्वन कहते हैं। अभी आपके सिलेबस में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ध्वनि की जगह स्वन इस्तेमाल किया है। दोनों एक ही है, दोनों फोन है, फोन जो है दोनों जो है संदर्भ। लेकिन इसके बाद जैसे हम फोनिम पर जाते हैं, हम जैसे स्वनिम पर जाते हैं, तब स्वनिम में चूंकि अर्थवान इकाई हो जाती है। इसलिए जो आप पढ़ते हैं, जो वर्ण हैं, वो वर्ण क्या हैं, वो वर्ण जो लिपि में चले जाते हैं, वो सचमुच किसका है, वो स्वनिम का संदर्भ है, वो स्वनिम का संदर्भ आता है। इसलिए उस स्वनिम के संदर्भ को वहाँ आपको रखना है, सारा का सारा संदर्भ रखना है, वो अर्थवान इकाई बन जाती है। इसलिए वहाँ हम सारा का सारा अध्ययन वही करते हैं। जो भी भाषा का संदर्भ है, उस भाषा में कितने सारे स्वनिम हैं और उनकी हम लेखन इकाई करते हैं, तो हम उनका कोई ना कोई लिपि बना लेते हैं, कोई ना कोई फोटो बना लेते हैं। जैसे मेरा फोटो है, आपका फोटो है, ऐसे ही जो ध्वनि है, ध्वनि का हमने फोटो बना लिया जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं, हमने उसके लिए लिपि बना ली। और जो लिपि है उसके साथ हम जिसे पढ़ सकें तो वही हो। जैसे कहीं लिखा है क, हमने जैसी आंख से देखा हम कहते हैं क, उच्चारण हमने कही दिया, उच्चारण किया था, कोई लिख ले का। अब लिखने का संदर्भ ये है कि अगर देवनागरी में लिखें तो ये लिखेंगे, आप अपने गुजराती का जो संदर्भ नागरी उसमें लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखेंगे और किसी में लिखेंगे, जो भी संदर्भ है उसे आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्वनि वही होगी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये सारा। और उसके माध्यम से फिर आप अर्थवान इकाई बनाते हैं, यानी सीधे शब्द बन जाते हैं, जैसे कि जिसकी मैं चर्चा कर चुका हूँ आप इनके माध्यम से। और फिर मैंने आपसे ये कहा है कि उसके बाद फिर आप सारे के सारे रूप बनाते हैं, रूपों का संदर्भ है, वो सारा रूपों का संदर्भ आ जाता है। मैंने आपसे फिर कहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वचन, लिंग, पुरुष, कारक, काल, इन सब के जब रूप रखते हैं तो सारा का सारा फिर आप अर्थवत्ता देते हैं, सारा का सारा भाषा विज्ञान का संदर्भ। और इसके बाद मैं आपसे वाक्य की बात भी मैं आपसे बिल्कुल कर चुका हूँ। वाक्य का जो संदर्भ है, कैसे आप वाक्य सरल बनाते हैं, कैसे आप वाक्य मिश्र बनाते हैं, कैसे आप वाक्य संयुक्त बनाते हैं, ये संदर्भ है। और उसकी फिर बात करते हैं, सारा का सारा वाक्य के माध्यम से चूंकि अर्थ जाता है, हम जब अर्थ इस्तेमाल करते हैं, मैंने बात तो आपसे संरचना पर बहुत सारी कर दी, लेकिन जब कोई वक्ता बोलता है, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, न तो मैं ध्वनियाँ बोल रहा हूँ, न मैं शब्द बोल रहा हूँ, न मैं रूप बोल रहा हूँ, मैं आपके सामने सीधे वाक्य बोल रहा हूँ, सीधे वाक्य बोल रहा हूँ। मेरे जो दिमाग में सेटिंग है, कोई भी व्यक्ति होगा भाषा का, वो सचमुच क्या वाक्य बोलता है, और इसके लिए वो बिल्कुल भी नहीं सोचता ये क्या है, भाषा सचमुच क्या है। मैंने वहाँ कहा परिभाषा में आपसे, ये सचमुच का व्यवस्था है। और ये व्यवस्था क्या है, ये व्याकरण की पुस्तकों में नहीं होती। आप कितनी व्याकरण की पुस्तक पढ़ लीजिए, भाषा बिल्कुल नहीं आएगी। लेकिन भाषा को आप बोलना शुरू करिए, भाषा में थोड़ा कन्वर्सेशन करिए, वार्तालाप करिए। बेशक शुरुआत में आप गलत करेंगे, लेकिन धीमे धीमे भाषा का जो संदर्भ है वो आ जाएगा। और ये सचमुच क्या होता है, भाषा की संरचना होती है, भाषा भाषी के मस्तिष्क में होती है। इसलिए मस्तिष्क में संरचना है। मैं जब वाक्य बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं सोचना पड़ रहा, विषय मेरे पास है, इसलिए मैं लगातार आपके साथ बोलता जा रहा हूँ। बेशक मुझे 1 घंटे बोलना है, बेशक मुझे 5 मिनट बोलना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बेशक 5 घंटे बोलना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाषा की व्यवस्था मेरे दिमाग में। इसके बाद जो अर्थ आता है, जिसकी बात भी मैंने आपसे कहा है कि ये जितने भी संदर्भ हैं, ये सारे के सारे अर्थवान संदर्भ हैं, अर्थवान संदर्भ हैं। अर्थ के बिना कहीं भी कोई भी चीज़, मैंने कहा है, अनर्गल होगी। व्यक्ति सड़क पर बोलता जाए, उसका कोई मतलब नहीं, आप सीधे कहेंगे पागल है। ये सब अर्थ के संदर्भ हैं। अर्थ का जो विकास है, पश्चिम का विद्वान विरिल कहता है कि अर्थ की जो दिशाएं हैं वो तो 3 ही हैं। एक तो क्या है कि जिसे आप सामान्य कहते हैं, अर्थ जैसा का जैसा है। अर्थ विस्तार होगा, अर्थ संकोच होगा, अर्थादेश होगा। अर्थ विस्तार है, पहले से एक शब्द चला रहा है, उसका एक विस्तृत अर्थ हो गया बड़ा। आप कहेंगे आपकी स्याही है, स्याह है, पहले शायद काली होती होगी, लेकिन अब क्या है, स्याही सब तरह की है, चाहे वो नीली है, काली है, पीली है, हरी है, जो भी है। आप कहेंगे सब्ज है, सब्जी है, सब्जी है, सब्जी जैसे भी सब्ज मीन्स हरी होगी, लेकिन आजकल तो सब्जी कोड़ू पीला, कहाँ से आप कहेंगे टमाटर है, गाजर है, मूली है, किस किस कलर की सारी सब्जी आ गई। इसलिए शब्द का कई बार विकास होगा। आप कहेंगे तेल, तेल है, पहले तिल से निकलता था, अब तो सारे तेल हैं, जितने भी तेल हैं वो सब तेल हैं। चाहे वो कई बार तो आप धूप में जाते हैं और कहते हैं आज तो आपने मेरा तेल निकाल दिया। अब ये तेल जो पसीना है वो भी तेल बन गया है ना। आजकल तो कितने तेल हैं, मछली का तेल, सांप का तेल, पता नहीं किसका तेल, तेल ही तेल है सारे के सारे, है ना। वो सारे के सारे संदर्भ, इसलिए इन सभी संदर्भों को लेंगे, ये भी सारा कई बार अर्थ का विकास होता है, कई बार अर्थादेश हो जाता है। आपके यहाँ जितने भी आप कहते हैं गधा है, होता तो 4 पैरों का है, लेकिन आप किसी को भी कहते थे गधा। अब वो गधा सच में गधा थोड़ी है, गालियों में आप सुअर पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। इसलिए कई बार कहाँ से कहाँ चला जाता है, कहाँ से कहाँ संदर्भ हो जाते हैं। इसलिए वहाँ क्या तीनों ही संदर्भ हैं, या तो अर्थ विस्तार है, या अर्थ संकोच है, बड़ा है छोटा हो गया, छोटा हो गया, या फिर यह है कि अर्थादेश हो गया। इनका जो संदर्भ है, इनके संदर्भ में भाषा के साथ अर्थ जुड़ा हुआ है। अर्थ के बिना भाषा हो नहीं। जैसे हम हैं, हम प्राणवान कब हैं, जब हमारे प्राण हैं, शरीर में प्राण हैं, तभी हम सजीव हैं। अगर प्राण नहीं है तो कुछ नहीं। भाषा में भी यही है, भाषा में अगर अर्थ है तो भाषा सार्थक है, अगर अर्थ नहीं है तो उसका उल जलूल है, उसका कोई मतलब नहीं है। भाषा है तो उसका अर्थ होगा ही। अब यह अलग बात है कि हमको वो अर्थ आता है नहीं आता है। ये जो सारे के सारे संदर्भ हैं, प्रोक्ति का जो संदर्भ है, प्रोक्ति का संदर्भ ऊंची कक्षाओं में है,
ज़्यादातर, हालांकि वो प्रोति का संदर्भ है, वो कई बार मानसिक अवस्था को भी द्योतित करता है, वो सारे के सारे संदर्भ। इसलिए जो भाषा विज्ञान का जो विषय है, इस भाषा विज्ञान के विषय में सारे के सारे जो भी संदर्भ हैं, वो सारे के सारे संदर्भ उच्चारण से लेकर के उसकी जो पूरी संरचना है, वो सारी की सारी संरचना आ जाती है। हम अगर इस विषय को थोड़ा सा टेक्निकली समझ लें तो ये विषय बिल्कुल तंग नहीं करता। बाकी तो हमारी कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए सबसे ज़्यादा नीरस विषय यही होता है। लेकिन अगर अध्यापक थोड़ी सी मेहनत करे और थोड़ा सा वो चौक का भी इस्तेमाल करे या फिर वो थोड़ा उदाहरणों का इस्तेमाल करे, चूंकि विषय ऐसा है कि इसमें बिना उदाहरणों के काम नहीं चलता। हर एक जब वाक्य कहेंगे उदाहरण चाहिए ही। और ये विषय ऐसा है कि इस विषय में अगर थोड़ा सा गहराई से सही तरह से पकड़ा जाए तो सचमुच आप कोई कॉमिक्स पढ़ें और पढ़ें, उससे भी ज़्यादा पढ़ने में आनंद इस विषय में आता है। आपको थोड़ी सी पुस्तक अगर लाइब्रेरी में पढ़नी हो तो आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। आजकल भाषा विज्ञान पर अब तक जो भी किताबें आई हैं, उन किताबों का बहुत पुरानी किताब मत पढ़ना। आपको जो भी किताब पढ़नी हो 1985 से 90 के बीच या 85 के बाद का, 85 भी छोड़ दें आप ना, करीब 90 के बाद के संस्करण पकड़ना। शुरुआत के जो किताबें हैं उनमें उनको पता ही नहीं भाषा विज्ञान होता क्या है, इसलिए शुरुआत के जितने भी लेखक हैं आप जिनको भी पढ़ें, चाहे वो श्याम सुंदर दास बीए हों या फिर मंगलदेव शास्त्री हों, जो भी हों, आप इन सबको पढ़ेंगे। इनके यहाँ सचमुच क्या है, वो भाषिकी ज़्यादा है, व्याकरण ज़्यादा है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल पूरा जो संदर्भ है उसके बाद का पढ़ें, और जो भाषा विज्ञान का संदर्भ है उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं। भोलानाथ तिवारी की बहुत सारी किताब हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। मुझे लगता है कि मेरा विषय आपको स्पष्ट हुआ होगा, आपका कोई प्रश्न बीच में नहीं आया। मुझे लग रहा है कि शायद मैंने बीच में कोई ऐसा स्थल नहीं छोड़ा कि जहां आपको व्याख्या कराने की दोबारा जरूरत पड़ी होगी। मैं कोशिश कर रहा था कि सरल सहज शैली में आपसे बात करूं, और मुझे लगता है कि आपको मेरी बात, मेरा विषय पसंद आया होगा। मुझे लगता है कि आपका कोई भी, आपके बीच में किसी भी तरह की कोई भी शंका नहीं है। यही मेरी आज के व्याख्यान की उपलब्धि है।